नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अमूमन हजारों से लाखों भारतीयों को एक दिन के अंदर अफेक्ट करता है। एक इंग्लिश में एक कहावत है कि हेल्थ इज नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम, अर्थात जब तक हमारे पास बीमारी नहीं आती है तब तक हमें हेल्थ की वैल्यू का पता नहीं चलता है। और ये बात बिल्कुल सच है, स्पेशली जब बात आती है ट्यूबरकुलोसिस के बाद के कॉम्प्लिकेशन की। आज हम बात करेंगे पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस एक्सरे चेंजेस के बारे में। वो ऐसे चेंजेस जो आपकी जॉब एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकते हैं या ऐसे चेंजेस जो आपके वीजा को कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि ये आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप या आपके किसी लव्ड वन को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है और ट्यूबरकुलोसिस से रिकवर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक्सरे में कुछ पैचेज या मार्क्स या निशान दिखाई दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट या फायदेमंद हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुखराम बिश्नोई है और मैं लंग ट्रांसप्लांट एंड थोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ वेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल के अंदर। और आज मैं आपको एक कंप्लीट गाइड करने की कोशिश करूंगा कि पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस एक्सरे चेंजेस के बारे में और हमें उनसे कैसे डील करना है। दोस्तों, इंडिया में लगभग 20 से 30 लाख लोगों को हर साल टीबी होता है। अब गुड न्यूज़ ये है कि मैक्सिमम लोग इससे कंप्लीटली रिकवर हो जाते हैं अगर उन्होंने सही और प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि ये ट्रीटमेंट कंप्लीट रिकवरी, कंप्लीट ट्रीटमेंट के बावजूद भी एक्सरे के अंदर कुछ न कुछ परमानेंट चेंजेस या एक्सरे के अंदर निशान दिखाई देते हैं जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं या चेंज करते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक मिस्टर रोहित नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 2 साल पहले टीबी हुआ लंग का, और उन्होंने कंप्लीट रिलीजियसली 6 महीने इनका ट्रीटमेंट लिया और वो बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल रिकवर हो गए। लेकिन जब आज उन्होंने कनाडा का जॉब के लिए वीज़ा अप्लाई किया तो मेडिकल एग्जामिनेशन में एक्सरे चेंजेस देख के उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वहां पे जो मेडिकल एग्जामिनर थे उनको लगा कि इनको अभी भी एक्टिव टीबी है, जिसकी वजह से उन्होंने ये वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। अब ये स्टोरी सिर्फ मिस्टर रोहित की नहीं है, ये हजारों लाखों भारतीयों की स्टोरी है जो डेली पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस सीक्वेलाई के साथ वो अपनी लाइफ जी रहे हैं और उनकी लाइफ अफेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये एक्सरे चेंजेस होते क्या है। तो जब सबसे पहले टीबी या ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का हमारे लंग में इन्फेक्शन होता है तो सिर्फ ये इन्फेक्शन नहीं होता है, इसकी वजह से टिश्यू डैमेज होता है। और वो टिश्यू डैमेज ऐसे होता है कि जिस एरिया में टीबी ने इन्फेक्शन किया वहाँ पे उस इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होता है। और वो इन्फ्लामेशन ऐसा होता है कि जैसे बैटलफील्ड में 2 लोगों की लड़ाई होती है तो नुकसान तो होगा ही होगा, और उस नुकसान के चलते वहाँ का टिश्यू डेड हो जाता है, डेथ हो जाती है उस टिश्यू की, और फिर उसका हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। अब ये हीलिंग का प्रोसेस जो होता है, शुरू में एक फाइब्रोसिस होता है या स्कार होता है, बट धीरे धीरे करके एक्यूट प्रोसेस जो है क्रोनिक के अंदर बदल जाता है या परमानेंट उसके अंदर चला जाता है। मतलब कंप्लीट रिकवरी के बाद भी ये हमारे एक्सरे के अंदर विजिबल रहता है, जिससे हमें एक्सरे देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन एक्सरे एक ऐसा दिखाता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम है। अब आप यहाँ पे एक एक्सरे है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड बिल्कुल नॉर्मल है और राइट साइड के अंदर कुछ पैचेस दिखाई दे रहे हैं। यही पैचेस हमें आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अब बात करें कि इसका एक्चुअल स्टेटस कितना है, कि कितने % लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है जब टीबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट किया जाए। अगर हम डाटा की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर अगर मान लीजिए कि हमने 100 लोगों को टीबी हुआ और पूरे 100 का 100 ने कंप्लीट इलाज लिया, तब भी कम से कम 25 से 30% लोगों के अंदर पोस्ट टीबी चेंजेस दिखते हैं। अब वो चेंजेस किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो सकते हैं। इन चीज़ों को अगर हम बात करें कि एक्सरे के अंदर ये चीज़ कैसे कैसे दिख सकती है, तो सबसे पहला जो चीज़ आता है उसको हम कहते हैं सीक्वेलाई के अंदर कि लंग के अंदर फाइब्रोसिस हो गया, मतलब कि एक छोटा सा पैच दिखाई दे रहा है और वो पैच हमारे लंग के अंदर हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम कर रहा हो, लेकिन अगर ये पैच लिमिटेड एरिया के अंदर है तो ये बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब दूसरा जो चीज़ बनता है वो बनता है कैल्सिफिकेशन। अब ये क्यों होता है?
वो इसलिए होता है कि जब पहली बार टीबी का इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर होता है तो वहाँ पे हमारी बॉडी का जो टिश्यू है जिसके अंदर इम्यूनिटी होती है, वो इम्यूनिटी और टीबी के बैक्टीरिया में बराबर जंग चलती है। अब इस जंग का जो फाइनल आउटकम होता है वो उसका राज चलेगा, लेकिन अगर टीबी हार गया तो टीबी खत्म हो जाएगा, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ें बन जाती है उनको हम परमानेंटली हम अपने शरीर के अंदर रहते हैं। ये एक शरीर का रेस्पॉन्स है। पहले इन्फ्लामेशन होता है, वही इन्फ्लामेशन फाइब्रोसिस और स्कार में बदलता है और उसी स्कार को आगे जाके कन्वर्ट होके और ये वहाँ पे कैल्सिफिकेशन बन जाता है। वो कैल्सिफिकेशन हमें बाद में एक्सरे के अंदर दिखता है। मोस्ट ऑफ द कैल्सिफिकेशन हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उनके लिए हमें अलग से कोई ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो भी डैमेज एरिया था वो शरीर का नेचुरल प्रोसेस होके और वहाँ पे वो पैचेस दिखते हैं या स्पॉट दिखते हैं एक्सरे के अंदर जिनके अंदर कैल्सिफिकेशन है या आपको लगेगा कि वहाँ पे कुछ कुछ जमा हो रखा है, वो आपके डॉक्टर को बताना है। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये एक्टिव टीबी नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप जॉब के लिए जा रहे हो या वीज़ा के लिए जा रहे हो तो आपको अपना रिकॉर्ड पास में रखना है कि आप ऑलरेडी उस ट्रीटमेंट ले चुके हैं और ये जो चीज़ है ये पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेलाई है, या ये आप अपने डॉक्टर से भी लिखवा सकते हैं। अब अगर इसका फर्दर हम बात करें कि आगे क्या हो सकता है, तो जब ये लंग के अंदर कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है तो उस कंटिन्यूस प्रोसेस से हमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो कभी कभी फाइब्रोसिस के आगे की कहानी चालू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव लंग डैमेज या फिर कैविटी फॉर्मेशन। अब वो कैविटी फॉर्मेशन क्या हो सकता है कि लंग का एक हिस्सा जिस खोखला हो गया और उस खोखले वाले हिस्से के अंदर हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो एक एरिया जो है वो पूरा का पूरा खाली हो गया है, उस टीबी उसको खा गई है। इसको हम कैविटी कहते हैं। और कैविटी क्या होता है? कैविटी ऐसी चीज होती है जिसमें जब बाहर से हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो हमारा पूरा शरीर का जो इम्यूनिटी होता है वो फेफड़े को हमारा इन्फेक्शन से बचाता है, लेकिन जो खोखली जगह है वहाँ पे अमूमन एस्परजिलोमा या जो इन्फेक्शंस होते हैं, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वो वहाँ पे उनके लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। और अमूमन इन खाली कैविटीज के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसको हम एस्परजिलोमा कहते हैं। इसके अलावा जो रिकरेंट इन्फेक्शन जो हमारा बाहर से आता है और फेफड़े डैमेज हो जाता है, तो बार बार जो इन्फेक्शन होता है उसको हम ब्रोंकेक्टेसिस कहते हैं। अब ये ब्रोंकेक्टेसिस क्या हो सकता है? ये ब्रोंकेक्टेसिस एक इरिवर्सिबल चेंज है फेफड़े के अंदर, जो हिस्सा डैमेज हो चुका है वो एक सोर्स बन जाता है कंटिन्यूस इन्फेक्शन का। इसके अलावा अगर एक जो पोस्ट ट्यूबरकुलर जो सीक्वेलाई जो एक्सरे के अंदर दिख सकती है वो ये कि आपने जिस साइड आपको टीबी हुआ था उसमें एक साइड का फेफड़ा जो है वो फेफड़े के अंदर वॉल्यूम लॉस हो गया है, मतलब कि उस साइड का फेफड़ा आपका छोटा दिखता है। ये भी एक पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेलाई हो सकती है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फेफड़ा आपका नॉर्मली या फंक्शनली अच्छे से काम कर रहा है तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फिर आपको इन्वेस्टिगेशन अपग्रेड करके और इसके आगे की चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी। अब इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो एक्सरे के अंदर दिखती है, वो है प्लूरल थिकनिंग या प्लूरल डिफ्यूजन या जो कहते हैं कि एंगल ब्लंटिंग हो गई है, ऐसा होता है। तो ये अमूमन पोस्ट ट्यूबरकुलर सीक्वेलाई का एक हिस्सा होता है कि जब आपने ट्रीटमेंट चालू किया तब हो सकता है कि एक्सरे के अंदर प्रॉब्लम थी या नहीं थी, लेकिन फॉलोअप में जब आपने ट्रीटमेंट कंप्लीट किया तो पता चला कि एक साइड के अंदर पानी भर चुका है या फिर आपका फेफड़े का उतना हिस्सा फुला हुआ नहीं है या प्लूरल थिकनिंग बन गई है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक्सरे के अंदर अगर दिखेगी तो आपको जहां भी जा रहे हो या वीजा में जा रहे हो, जॉब में जा रहे हो, या फिर आपकी लाइफ के अंदर यंग पॉपुलेशन में कॉमनली ये प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि छाती धीरे धीरे करके छोटी होती जाती है और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि ये आपका पूरा छाती धस गया है, अंदर घुस गया है। तो इसके लिए हमें आगे प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। अब अगर हमें ये ट्रीटमेंट डिसाइड करना है कि हमें ये आगे कैसे हम इसको परस्यू कर सकते हैं या फाइनल हमारा इसका गोल क्या होना चाहिए, तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है एक सिटी स्कैन कराना होता है जो हमें कंप्लीट पिक्चर देता है। अब वो कंप्लीट पिक्चर क्या हो सकती है? जैसे मैंने इसमें 6 वर्ड यूज किए थे कि फाइब्रोटिक पैच हो सकता है, कैल्सिफिकेशन हो सकता है, कैविटी हो सकती है, ब्रोंकेक्टेसिस हो सकता है, वॉल्यूम लॉस हो सकता है, या फिर प्लूरल थिकनिंग हो सकती है। अब इन सारी कंडीशंस का जो पूरा जो हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है वो सिटी स्कैन में मिलती है कि अगर ये सिर्फ फाइब्रोसिस है और एक छोटे मोटे एरिया के अंदर या पैच है तो उसमें हमें सबसे पहले ये रूल आउट करना है कि इसमें एक्टिव टीबी तो नहीं है।
आपने एक्टिव टीबी रूल आउट कर लिया है और आपके पास पुराना रिकॉर्ड है, तो एक्टिव टीबी कैसे रूल आउट कर सकते हैं? ब्रोंकोस्कोपी करके रूल आउट कर सकते हैं, जिसमें एफ बी नेगेटिव है या जीन एक्सपर्ट नेगेटिव है। तो आप अपने वीजा या जॉब के अंदर बता सकते हो कि ये अभी मेरे को टीबी नहीं है, पहले हुआ था, उसकी सीक्वेल आई है, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में होती है। अब अगर कैल्सिफिकेशन है तो और भी अच्छी बात है। कैल्सिफिकेशन यूजुअली हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, ये बेनाइन चीज़ होती है और ये टाइम के साथ हमें कभी ऐसा बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो भी नहीं करते, नॉर्मली हमें ट्रबल नहीं करते। अब जो तीसरी चीज़ है ब्रोंकेक्टेसिस, एस्परजिलोमा या वॉल्यूम लॉस हो रहा है, तो वो सिटी स्कैन में हमें जानना है कि इसका एक्सटेंट कितना है, कौन से लोब के अंदर है या पूरे लंग के अंदर है या एक हिस्से के अंदर है। अब इनकी जांच बेस्ड जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसके हिसाब से आपका डॉक्टर डिसाइड कर सकता है कि अगर आपका ये केवल इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के हिसाब से एंटीबायोटिक देके कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और अगर एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर आपको अपना ट्रीटमेंट अपग्रेड करना पड़ेगा। उसमें ये होता है कि जो भी डैमेज हिस्सा आपके शरीर के अंदर है वो आपको नॉर्मल फीलिंग नहीं दे सकता, क्योंकि ये अबनॉर्मल टिश्यू है, तो इसको हमें कहीं ना कहीं से इसका इलाज करा के ठीक करना। वो मेडिसिन हो सकती है, अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होते हैं तो फिर इसके अंदर आजकल दूरबीन की सर्जरी होती है, जिसमें अगर सेगमेंट के अंदर है तो सेगमेंट निकालना हो सकता है, लोब के अंदर है तो लोब निकालना होगा, या पूरा ही लंग खराब है तो पूरा लंग निकालना पड़ सकता है। अब इसका अगला वर्जन होता है कि एस्परजिलोमा है तो क्या करना है। अगर ये लिमिटेड एस्परजिलोमा है और जो कि सर्जिकली रिसेक्टेड निकाला जा सकता है तो उसके लिए आपको सर्जरी परस्यू करनी है। अब इसका अगला जो लास्ट हिस्सा था जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि अगर फ्लूइड थिकनिंग है और एम्पाइमा बन गया है या फ्लूइड कलेक्शन है, दोनों साइड लेयर बन गई है और वो लेयर आपको फेफड़े को छोटा करने की कोशिश कर रही है या लिमिटेड जो है लंग एक्सपेंशन हो रहा है, तो वहाँ पे अगर ये सिम्प्टोमेटिक है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो फिर इसके लिए दूरबीन की सर्जरी होती है जिसको वैट्स डिकोर्टिकेशन कहते हैं, जिसमें ये पूरी दोनों लेयर, छाती की लेयर और फेफड़े के ऊपर की लेयर को पूरा काट के बाहर निकाला जाता है, और इस काट के निकाली हुई लेयर के बाद जो है वो लंग फूल के वापस आपका नॉर्मल हो सकता है, और इसकी वजह से आपका जो एक्सरे, फ्यूचर एक्सरे है वो नॉर्मल दिख सकता है, जहाँ पे आप अपने जॉब एम्प्लॉयर को या फिर वीज़ा जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो या जहाँ से भी आप काम कर रहे थे वहाँ पे आप उनको बता सकते हैं कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, ये एक्टिव टीबी नहीं है। उस तरीके से आप अपने आप को इससे बचा सकते हो। बट इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपका क्लियर कट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि कहाँ कब आपको ये प्रॉब्लम हुई, कितने दिन आपने ट्रीटमेंट लिया, और ट्रीटमेंट के बाद और प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सरे आपके पास होना चाहिए कि ट्रीटमेंट के टाइम पे एक एक्सरे और ट्रीटमेंट के एंड पे एक एक्सरे आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपको पैच दिखता है और कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इवन प्रॉब्लम नहीं भी है, आज हो सकता है प्रॉब्लम ना हो क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम जो होती है यंग पॉपुलेशन के अंदर होती है, बट अब अगर बाद में जाके ये प्रॉब्लम आती है तो इसलिए आप अब शुरुआत में अपना सिटी स्कैन कराइएगा पोस्ट ट्यूबरकुलस सिकुलाई को देखने के लिए कि लंग का डैमेज कितना है, प्रॉब्लम्स किस किस लेवल की है और आगे हमें फ्यूचर में कैसे डील करना है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो और उसके जो भी डायग्नोसिस बनता है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट लोगे तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।